नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, जय हिंद, राधे राधे। एक बार मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शाक्या जी जीके क्लासेस में। आई होप कि दोस्तों आप सभी लोग अपनी तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे हो। आज हमारी आरपीएफ की 37वीं क्लास है। जी हाँ दोस्तों, आरपीएफ की 37वीं क्लास है। हम ऑलरेडी 36 क्लास कवर कर चुके हैं, जिसकी प्लेलिस्ट बनाई है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है दोस्तों। ठीक है, आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत ही शानदार कंटेंट लेके आया हूँ दोस्तों आप लोगों के लिए। इसमें रीजनिंग के क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। जीके जीएस तो चलता ही है दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट की डिमांड रहती है कि सर रीजनिंग के क्वेश्चंस भी लेके आया करो, तो मैं उन्हीं की डिमांड पर रीजनिंग के क्वेश्चंस लेके आया हूँ। अब आप लोग क्लास को पूरा अंत तक वॉच करिए, अंत तक बने रहेंगे। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हमारा टारगेट 50 क्लास का, आज ये 37वीं क्लास है। हमारी टीम दोस्तों पूरी कोशिश कर रही है कि आपको टेलीग्राम चैनल पर 1000 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट पीडीएफ बना के भेजेगी दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए बिना देरी करे हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन नंबर 726। किसी कूट भाषा में ARUL को 52 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में BINA को क्या लिखा जाएगा? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। सभी स्टूडेंट्स कमेंट करेंगे, क्या होगा इसका सही जवाब? कमेंट करिए जिन भी स्टूडेंट ने, देखो सभी स्टूडेंट को कमेंट करना है क्वेश्चन का। ठीक है, तो बताइए इसका क्या जवाब होगा। कोडिंग डिकोडिंग का बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। चलिए क्वेश्चन को देखो दोस्तों, क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता रहा हूं कि रीजनिंग को जब भी आप करा करें तो आप सबसे पहले उनकी प्लेस वैल्यू, मतलब जो भी अल्फाबेट होते हैं उनकी प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, ये एक बेस है दोस्तों। ठीक है, इससे फटाफट से कोडिंग डिकोडिंग ये हर जगह यूज होती है दोस्तों ये रीजनिंग। ठीक है, तो यहां पर लिखा हुआ ARUL। ठीक है, इसको क्या लिखा है इन्होंने? 52 लिखा है। चलिए देखते, A 1 पर आता है, R 18 पे आता है, U 21 पे आता है, L 12 पर आता है। इन दोनों को प्लस करिए। देखिए 18 और 12 कितने हो गए? 30 हो गए। 30 और 22 कितने हो गए? 52 हो गए। यानी इन सबको प्लस करके लिखा हुआ है ना, तो आप ये वैल्यू भी लिखिए BINA। इनकी प्लेस वैल्यू लिखिए जल्दी से सभी स्टूडेंट्स। B कितने पे आता है गुरुजी? 2 नंबर पे आता है। I कितने पे? 9 नंबर पे। N 14 पे। A 1 पर। ठीक है, अब आप इनको प्लस करिए। देखिए 14 और 1 कितना हो गया? 15 हो गया। ठीक है, 15 और 9 कितने हो गए? 24 हो गए। 24 और 2 कितने हो गए? 26 हो गए। कितने हो गए भाई? 26। तो 26 किस ऑप्शन में आ रहा है गुरुजी? 26 तो एक ही ऑप्शन में आ रहा है, वो है पहला ऑप्शन। तो यहां से आप लोगों के लिए ए ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा। पहला क्वेश्चन इजी था, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता हुआ क्वेश्चन नंबर 727। भारत में सर्वप्रथम किसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? बताइए, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने आता हुआ। भारत सरकार अधिनियम 1935, 1909 का इंडियन एक्ट कैंसिल एक्ट, भारत सरकार अधिनियम 1919 या फिर रेगुलेटिंग एक्ट 1773। कमेंट करेंगे सभी स्टूडेंट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लास को पूरा अंत तक वॉच करिएगा दोस्तों। अगर आपने क्लास को बीच में छोड़ा तो दोस्तों आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिस करेंगे। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है आप लोगों के लिए। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है दोस्तों। ठीक है, और जिसने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया जल्दी से ज्वाइन करिए दोस्तों। 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ में आपको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करूंगा दोस्तों आपके लिए। ठीक है, बताइए इसका क्या जवाब होगा। तो यहां से दोस्तों आप लोग, ना ही आपका ऑप्शन ए सही रहेगा, ना ही ऑप्शन बी सही रहेगा, ना ही सी। यहां पर आप लोगों के लिए सी ऑप्शन सही, डी ऑप्शन सही जाएगा। क्योंकि दोस्तों देखो पहले क्या हुआ था, रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में, फिर 1774 में दोस्तों, 1774 में दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हो गई थी, सुप्रीम कोर्ट की। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ बिना देरी करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 728 का जवाब देंगे सभी स्टूडेंट्स। भाई क्लास अच्छी लग रही हो तो एक बार क्लास को लाइक कर दें और अपने सभी मित्रों में क्लास को शेयर करेंगे आप लोग। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, निम्न में से कौन सा देश 2024-2026 के लिए कोलंबो प्रोसेस का अध्यक्ष बना है? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन आपके सामने आता हुआ। कमेंट करिएगा सभी स्टूडेंट्स। बांग्लादेश, नेपाल, भारत या भूटान? बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कमेंट करें जल्दी से। बताएं दोस्तों, आप सभी को पता है, चाहे आप आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी करें, चाहे सब इंस्पेक्टर की तैयारी करें, दोनों में जीके जीएस 50% है दोस्तों। अब जीके जीएस के अंदर सब आ जाता है दोस्तों, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, है ना, और स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके तो बहुत पूछी जाती है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखना। तो इसलिए हम अपनी पकड़ 50 नंबर क्वेश्चन पे पहले बनाएंगे दोस्तों। ठीक है, और रीजनिंग के क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस आपकी हो ही रही है। तो यहां पर आंसर होगा हमारा प्यारा सा भारत। ऑप्शन सी को टिक करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो यहां पर सभी स्टूडेंट, आई होप कि सभी स्टूडेंट ने ऑप्शन सी को ही टिक किया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों। अगर आप ये डेली क्लास देखते हैं ना दोस्तों, डेली, तो मैं 100% बोल रहा हूं दोस्तों, आपके एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा जीके जीएस से। वो हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करा दूंगा इन 50 क्लासों से दोस्तों। ठीक है, एक और रीजनिंग का क्वेश्चन आपके सामने आता हुआ। अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 19वें अक्षर के दाएं और तीसरा अक्षर कौन सा होगा? कमेंट करेंगे सभी स्टूडेंट्स। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, अल्फाबेट टेस्ट का क्वेश्चन है। कमेंट करिए।
क्या होगा इसका सही जवाब? अपन दोस्तों हमने क्या पढ़ा है दोस्तों अल्फाबेट टेस्ट में दोस्तों, अगर सेम सेम होंगे, लेफ्ट लेफ्ट होंगे तो वैल्यू घटेगी, अगर राइट राइट होंगे, सेम सेम होंगे तो वैल्यू घटेगी, अगर अपोजिट हुए लेफ्ट प्लस राइट हुआ तो वैल्यू क्या होगी? प्लस होगी, या फिर राइट प्लस लेफ्ट हुआ तो भी वैल्यू क्या होगी? प्लस होगी। मतलब कहने का मतलब ये है, अगर सेम सेम दिख जाए तो वैल्यू घट जाएगी, अगर विपरीत दिख जाए तो वैल्यू प्लस हो जाएगी। तो यहां पर क्या दे रखा है? बाएं दे रखा है, यानी कि लेफ्ट से 19 बताया है, बाएं से 19, अक्षर के दाएं से तीसरा और राइट से तीसरा बताया। अब आप खुद देखिए, आप खुद एनालाइज करिए कि गुरुजी ये लेफ्ट और राइट दोनों विपरीत हैं, तो विपरीत दिशा में हम क्या करते हैं कि वैल्यू को जोड़ देते हैं। 19 और 3 कितने हो गए? 22 हो गए। और 22 पर अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर आता है? सभी बच्चे जानते हैं, वी आता है दोस्तों। 21 पर यू आता है, 22 पर वी आता है। तो वी किस ऑप्शन में दिख रहा है? गुरुजी वी तो हमें ए ऑप्शन में दिख रहा है, तो यहां से आप लोग ए ऑप्शन को टिक करेंगे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा अच्छे से दोस्तों, ठीक है। आपको हर क्लास की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। आज हमारी 37वीं क्लास है आरपीएफ की। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 730, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है दोस्तों। गजनवी में, यानी कि मोहम्मद गजनवी ने जब गुजरात पर आक्रमण किया था तब वहां का शासक कौन था दोस्तों? बताइए। कीर्तिवर्मन, मंगलेश, भीम प्रथम या सोमेश्वर तृतीय? बताइए दोस्तों, बताइए दोस्तों क्या होगा जवाब इसका? दोस्तों आप सभी को पता होगा कि मोहम्मद गजनवी ने हमारे भारत पर 17 बार आक्रमण किया दोस्तों। एग्जाम में पूछा जाता है, 17 बार आक्रमण किया, 17 बार आक्रमण किया, 17 बार हमला किया, 17 बार हमला किया दोस्तों इसने, ठीक है। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों ये क्वेश्चन, ठीक है। तो यहां से आप टिक करेंगे 17 बार हमला किया। ठीक है दोस्तों, 17 बार हमला किया, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब दोस्तों अब ध्यान रखेंगे, इसके जो हमला किया ना 17 बार, ये इसकी जानकारी कौन देता है? सर हेनरी, हेनरी एक इतिहासकार होता है, वो जवाब देता है। हेनरी, हेनरी ने बताया दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। अब जो इसका जो 16वां आक्रमण होता है ना मित्रों, ध्यान रखना, इसका जो 16वां आक्रमण होता है वो गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर होता है दोस्तों। इस गजनवी का 16वां आक्रमण किस पे होता है? गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर। 16वां आक्रमण गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर। मैं यहां पे ब्रैकेट में लिख देता हूं, गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर। सोमनाथ मंदिर, ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जाता है कि सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है, द्वारकाधीश मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो गुजरात में। तो ये क्या करता है मोहम्मद गजनवी, जो अपना 16वां आक्रमण करता है तो गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर करता है। ये मंदिर है दोस्तों, सोमनाथ मंदिर है। तब वहां के शासक हुआ करते थे भीम प्रथम दोस्तों, चालुक्य वंश के। भीम प्रथम वहां के शासक हुआ करते थे, भीम प्रथम। ये किस वंश से ताल्लुक रखते हैं? चालुक्य वंश से दोस्तों। किस वंश से? चालुक्य वंश, चालुक्य वंश, चालुक्य वंश से ना, चालुक्य डायनेस्टी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने बनता है दोस्तों, ठीक है, एग्जाम में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। तो यहां से आप लोग भीम प्रथम टिक करेंगे, ऑप्शन सी को दोस्तों, ठीक है। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 731 है। निम्न में से सिंधु की कौन सी नदी बाएं हाथ की है दोस्तों? बताइए। गिलगित नदी, हुंजा नदी, कुर्रम नदी और झेलम नदी। और मेरा क्वेश्चन ये भी आपसे है कि सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? एग्जाम में पूछा जाता है। कमेंट करेंगे सभी स्टूडेंट्स, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? सभी स्टूडेंट्स कमेंट करेंगे। और सिंधु रिवर कहां से निकलती है ये भी कमेंट करिए। दो क्वेश्चन आपके सामने है, सिंधु रिवर की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी रिवर कौन सी है दोस्तों, वो बताना आपको, और सिंधु नदी कहां से निकलती है वो बताना आपको, जल्दी से बताइए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन ने पूछा बाएं हाथ की सबसे बड़ी, सबसे मतलब बाएं हाथ की नदी, तो दोस्तों आप ध्यान रखेंगे झेलम नदी है दोस्तों। ये तीनों दाएं हाथ की नदियां हैं, सहायक नदियां हैं, दाएं हाथ की हैं, ये तीनों दाएं हाथ की हैं, ये बाएं हाथ की है दोस्तों। और यही एक आंसर सही जवाब जाएगा। अभी मैंने आपसे पूछा कि सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी दोस्तों कौन सी है? चिनाब नदी है दोस्तों, चिनाब। किस दर्रे से निकलती है? आप लोग कमेंट करेंगे चिनाब नदी। मुझे कमेंट करें दोस्तों कमेंट सेक्शन में कि चिनाब नदी का उद्गम कहां से होता है, किस दर्रे से होता है, आप लोग ये कमेंट करिए। वो कौन सा दर्रा है वो आप लोग कमेंट करेंगे। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये, वही क्वेश्चन बताऊंगा जो एग्जाम में सीधे छपते हैं दोस्तों, इसलिए क्लास के अंत तक बने रहिए, हर एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 732 है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार, बहुत ही प्यारा सा। देखते हैं इस क्वेश्चन को पहले कौन फोड़ता है, मजा आ जाएगा भाई। कमेंट करिए दोस्तों। दोस्तों मेहनत करते रहिए, सिलेक्शन पक्का होगा दोस्तों, ठीक है। संघर्ष जारी रखना दोस्तों, ठीक है।
देखिए दोस्तों कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ध्यान से सुनेगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको ज्यादा ये ना सोचे कि डिफिकल्ट है दोस्तों, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे सॉल्व हो जाएगा, जल्दी से सॉल्व करेंगे। सभी स्टूडेंट्स जो भी नए चैनल पर विजिट कर रहे हैं, मैं उनको बता देता हूं हमारी क्लास का टाइम 8 PM रहता है दोस्तों, डेली 8 PM। इसमें आपको दोस्तों देखना ध्यान से, इतिहास, भूगोल, राजनीति, अर्थशास्त्र, करंट अफेयर, स्टैटिक जीके जीएस और रीजनिंग, यानी कि 8 टॉपिक्स आपके कवर हो रहे हैं एक क्लास से दोस्तों। अब देख लीजिए दोस्तों, जिसमें से 50% तो आपके जीके जीएस है दोस्तों, और रीजनिंग की प्रैक्टिस तो चली रही है क्लास में। अब आप बताइए कितनी इंपॉर्टेंट क्लास रहती है आप लोगों के लिए 8 PM। और आप लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग के 1-2 क्वेश्चन देखते हैं और क्लास को छोड़ देते हैं। नहीं दोस्तों, क्लास को छोड़ना नहीं है दोस्तों, छोड़ोगे तो इंपॉर्टेंट मिस क्वेश्चन करोगे दोस्तों, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों ध्यान से देखा जाए तो 89 से 82 यहां से अल्टरनेट चल रही है। देखो 18 एक छोड़ के देखिए 89 से 82 हुआ, यानी यहां हुआ क्या गुरुजी, यहां पर तो -7 हुआ है, -7 हुआ है, ठीक है। आगे देखिए 82 से 75 यहां पर क्या हुआ है, यहां पर भी गुरुजी -7 हुआ है। क्या हुआ मित्रों, -7 हुआ है, -7 हुआ है, ठीक है। अब 75 से 68 देखिए गुरुजी, यहां पर भी कितना हो रहा है, 2 5 हाँ -7 हो रहा है, ठीक है। ऊपर तो -7 हो रहा है, लेकिन नीचे क्या हो रहा है, 84 से 79 हुआ है दोस्तों। कितना माइनस हुआ है, -5 हुआ है गुरुजी, -5। 79 से 74 कितना हुआ है गुरुजी, -5 हुआ है। तो आगे भी -5 करिए, 74 में से -5 करिए, 69 कितना आएगा, 69 ही आ रहा है ना सभी बच्चों के, क्या मेरे गलत तो नहीं आ रहा है, 69 ही आ रहा है ना सभी के, 69 ही आ रहा है ना, बिल्कुल सही है। तो यहां पर 69 यानी ऑप्शन बी को टिक करेंगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, मजा आ गया दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, मजा आ गया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ क्वेश्चन नंबर 733, बताइए बलि यात्रा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, ओडिशा में, पंजाब में, असम में या बिहार में। सभी स्टूडेंट्स कमेंट करेंगे बलि यात्रा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, यहां से बताएंगे सभी स्टूडेंट्स। बलि यात्रा उत्सव महोत्सव दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये मनाया जाता है ओडिशा में दोस्तों। ओडिशा में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट उत्सव और मनाया जाता है कोणार्क महोत्सव, बहुत बार पूछा जाता है कोणार्क महोत्सव, कोणार्क महोत्सव दोस्तों बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। कोणार्क महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, ओडिशा राज्य में मनाया जाता है। बाकी अब पंजाब में तो सभी जानते हैं, जैसे गिद्दा हो गया, भाखड़ा हो गया, है ना, ये सारे पंजाब में हो गए। असम में कौन सा, असम में बिहू उत्सव भी है और बिहू त्योहार भी है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। बिहार में जितिया महोत्सव, सरहुल उत्सव, ठीक है, तो शाम चकेवा, ये सारे उत्सव आपको बिहार में देखने को मिलेंगे। बने अगले क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर एक और अन्य क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आता हुआ, क्वेश्चन नंबर 734 बहुत ही शानदार है। निम्न में से कौन सा रक्त समूह एक सर्वदाता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ। ए वाले ए पॉजिटिव से ग्रुप मतलब कि खून ले सकते हैं। बी पॉजिटिव वाले बी पॉजिटिव से खून ले सकते हैं। ए बी वाले ए बी से ले सकते हैं। लेकिन जो ओ होता है ना, ओ से ही लेगा, ओ पॉजिटिव से ही लेगा। कोई भी ना, ये तीनों में से कोई भी इसको खून नहीं दे सकता दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ओ पॉजिटिव से ही खून लेगा दोस्तों, ठीक है। ओ नेगेटिव से ही खून लेगा, लेकिन ना तो ए नेगेटिव देगा, ना ही बी नेगेटिव देगा, ना ही ए बी नेगेटिव देंगे, ठीक है। ओ क्या होता है, सर्वदाता दोस्तों, ये सर्व डोनर, यूनिवर्सल डोनर होता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर, ठीक है। सर्वदाता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल डोनर, ठीक है, यूनिवर्सल डोनर कहते हैं ओ पॉजिटिव को। आपके क्वेश्चन का सही जवाब ओ पॉजिटिव यानी ए ऑप्शन सही जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिए दोस्तों। और दोस्तों आप सभी को पता है, क्योंकि इसके क्या होता है दोस्तों, इसमें क्या होता है, इस पे कोई भी एंटीजन नहीं बैठा हुआ होता है। आपने देखा होगा कि जो जैसे ये प्लाज्मा है, ठीक है, सपोज ये प्लाज्मा है, ठीक है, इस प्लाज्मा, और यहाँ पर हमारी ये आरबीसी है, ये आरबीसी है। यहाँ पर क्या होता है, एंटीजन बैठे हुए होते हैं, एंटीजन बैठे हुए होते हैं, ठीक है। मान लो सपोज ए एंटीजन है, अगर वो ए बी एंटीजन से ग्रुप ले लेगा तो यहाँ पर क्या क्लोटिंग हो जाएगी, यानी कि ब्लड क्लोटिंग हो जाएगा, यानी रक्त का थक्का जमने लग जाएगा हमारे शरीर में। क्योंकि यहाँ पर ये एंटीजन ए और एंटीजन बी ये क्या अपोजिट हो जाती है, तो ये एक दूसरे को मीटअप कर लेती है, मिल जाती है यहाँ से। तो यहाँ से क्या होता है, रक्त का थक्का जम जाता है शरीर में, और जिसके कारण इंसान की मौत हो जाती है। क्योंकि सभी के माइंड में क्वेश्चन आता है कि हमारी स्किन से कहीं भी लग जाती है, खून बहता है, नीचे जमीन पर गिर जाता है, थोड़ी देर में उस पर क्या हो जाता है, मतलब कि वो जम जाता है खून। लेकिन वो हमारे शरीर में ऐसा क्यों नहीं होता। अगर शरीर में ऐसा हो गया ना दोस्तों, तो वहीं तुरंत मौत हो जाएगी दोस्तों। वो ऐसा इसलिए नहीं होता हमारे शरीर में, क्योंकि एक हेपेरिन एक प्रोटीन होता है, वो इसको जमने नहीं देता खून, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 735, गुरु घासीदास जी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर स्थित है, बताइए।
गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बताइए गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पंजाब में, तेलंगाना में, ओडिशा में या गुजरात में, कहां पर है? बताएंगे सभी स्टूडेंट्स। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, सभी बच्चे बताएंगे क्या होगा इसका सही जवाब, जल्दी से बताएं दोस्तों। अगर हम तेलंगाना की बात करें तो राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ध्यान रखिएगा, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यहीं पर स्थित है, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है। ये कहां पर? तेलंगाना, हैदराबाद में दोस्तों, ध्यान रखना दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। और इसमें बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बीजू पटनायक। और ओडिशा के सीएम भी अभी कौन है? नवीन पटनायक, बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है। ये भी कहां पर? आपके ओडिशा भुवनेश्वर में है दोस्तों, ठीक है। गुजरात में कौन सा दोस्तों? कमेंट करिए, गुजरात में किसी को पता है? सभी बच्चे बताएंगे अगर पता हो तो। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बहुत बार पूछा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है। और आपको पूछा है गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो ये आपके पंजाब में है दोस्तों, ठीक है। यहां पर ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, मुरुगप्पा गोल्ड कप का संबंध किस खेल से है? टेबल टेनिस, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, हॉकी, बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब, बताइए दोस्तों। टेबल टेनिस में जैसे आपके त्रावणकोर कप हो गया दोस्तों, है ना, त्रावणकोर हो गया, श्वेतलिंग कप हो गया दोस्तों, ये सारे कहां पर है? टेबल टेनिस में, है ना। बैडमिंटन में बताइए। वॉलीबॉल के भी बता दीजिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। वॉलीबॉल में जैसे राइडर कप हो गया, बाकर कप हो गया, सर्किट कप हो गया, डन बिल कप हो गया, ठीक है। हॉकी में सिंधिया, नेहरू, इंदिरा गांधी और बैटन कप, रणजीत कप, आगा खां कप, रंगा स्वामी कप, मुरुगप्पा गोल्ड कप, तो इसका संबंध हॉकी से है दोस्तों, ठीक है। तो मेरे जो भी इंपॉर्टेंट बनते हैं वो आपके सामने बता दिए। सबसे हॉकी में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला श्री रंगा कप है, रंगा स्वामी कप बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। आगा खां कप बहुत बार पूछा गया, आगा खां कप। और बैटन कप भी है, आगा खां कप दोस्तों, आगा खां कप, ठीक है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। रणजीत कप हो गया, है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कप हैं दोस्तों, एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनसे संबंधित ट्रॉफियाज हैं, ठीक है। आपके स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग का बहुत ही शानदार, ब्लड रिलेशन का। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए मीना ने कहा, यह मेरे दादा का इकलौता नाती है। दोस्तों नाती बोल रहे हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन, हम इसको ओरल भी सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। अब आप खुद दिमाग लगाइए, दादा का पोता कब होगा? जब हमारे पिताजी के हम संतान होंगे तभी तो दादा के पोता होगा। अब दादा के नाती कब होगा? नाती तभी होता है मित्रों तब दादा के कोई पुत्री होती है और पुत्री का कोई पुत्र होता है, तभी नाती होता है। तो यहां पर आपके सामने ओरली हमने आंसर बता दिया है, बताइए, कमेंट करेंगे दोस्तों। समझदारी का क्वेश्चन है दोस्तों, ब्लड रिलेशन का बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। चलो हम प्रैक्टिकल करके बता देते हैं, ठीक है। चलो वो मान लो ये लड़का है, ठीक है, ये लड़का है और यहां पर बैठी हुई मीना, ठीक है, ध्यान से सुनना, यहां बैठी हुई मीना। चलिए अब क्या बोल रहा है, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए मीना ने कहा, यह मेरे दादा का इकलौता नाती है। मेरे दादा का इकलौता, कौन? मीना बोल रही है। मीना के दादा कब होंगे? जब मीना के पिता होंगे, मीना के पिता के, तभी तो मीना, ठीक है, दादा, तभी तो मीना के दादा लगेंगे, ठीक है, दादा, ठीक है। यह मेरे दादा का इकलौता पुत्र है, अब इकलौता पुत्र कब होगा? जब यहां पर दादा की कोई पुत्री होगी, यानी इस दादा की कोई पुत्री होगी तभी तो नाती होगा, ये नाती है, ठीक है। तो ये लड़के का मीना से क्या संबंध है? दोस्तों आपको ये बताना है। तो दोस्तों यहां पर क्या संबंध हो जाएगा? फुफेरा भाई लगेगा दोस्तों, ठीक है, समझ में आया दोस्तों? क्यों लगेगा फुफेरा भाई दोस्तों? क्योंकि देखो ये पिता की बहन हुई ना, पिता की बहन पुत्री हुई और पिता की बहन के कोई पुत्र, तो पिता की बहन कौन लगेगी? बुआ, यानी कि, है ना। तो ये मीना कौन लगेगी? इसके फुफेरा भाई लगेगा दोस्तों, ठीक है। तो ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन 738, सोलर सेल सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करता है? बताइए, रासायनिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा या ध्वनि ऊर्जा? कमेंट करेंगे सभी स्टूडेंट्स। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों। क्लास लाइक कर दिया करो मित्रों, लाइक करने में कुछ नहीं रहता दोस्तों, आपके इतनी मेहनत करें, इतना अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करें, एक लाइक तो बनता है दोस्तों।
और आप भी देखिए, उन्हें सभी बच्चों को शेयर भी किया करें दोस्तों। आप लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप अवेलेबल हैं वहां तक इस क्लास को शेयर करिए, उन सभी स्टूडेंट तक पहुंचाइए इस क्लास को। जो भी स्टूडेंट कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हो, उन सभी स्टूडेंट तक ये क्लास पहुंचनी चाहिए। इवन किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि जीके जीएस सभी में सेम रहता है, ठीक है, आप वहां भी शेयर कर सकते हैं। तो यहां पर आप लोग क्या टिक करेंगे, बिल्कुल बताइए, सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। वैद्युत ऊर्जा, सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 739, कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य बाघों की आबादी के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य केरल में स्थित है गुरुजी, केरल में, इसकी हम बात करेंगे केरल में। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है, कर्नाटक, बीजापुर कर्नाटक में दोस्तों, ध्यान रखना, ठीक है, बीजापुर कर्नाटक, एग्जाम में पूछा जाता है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश, एमपी, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, और जैसे माधव राष्ट्रीय उद्यान, ये कुछ इंपॉर्टेंट उद्यान है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, ठीक है। आपको पूछा बाघों की आबादी सबसे ज्यादा होती है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में, ध्यान रखिएगा। वीरों की भूमि राजस्थान का सवाई माधोपुर दोस्तों, ध्यान रखना, ठीक है, सवाई माधोपुर में है दोस्तों, सवाई माधोपुर, रणथंभौर सवाई माधोपुर, ठीक है, सवाई माधोपुर। यहीं पर दोस्तों भारत का पहला रंग जौहर हुआ था दोस्तों, है ना, जौहर हुआ था दोस्तों। दूसरा फिर चित्तौड़ में होता 1301 में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण में समय में, ठीक है, सवाई माधोपुर, एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। बने जल जौहर हुआ था दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ 740, विश्व रेड क्रॉस दिवस प्रत्येक वर्ष किस वर्ष में मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए दोस्तों, जो भी अभी हाल में वर्ष मनाए गए, जैसे राजस्थान का स्थापना दिवस मनाया गया है ना 30 मार्च को, जो अभी भी जयपुर और गुजरात और मुंबई का 1 मई को, जो अभी रिसेंटली मनाया गया ना, ये डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं, क्योंकि एग्जाम में एग्जामिनर वही पूछता जो अभी मनाए गए डेट हो, जैसे 1 जून को अभी क्या मनाया गया, 5 जून को क्या मनाया गया, पर्यावरण दिवस वगैरह, है ना, दूध दिवस मनाया गया, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट दिवस हो जाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहां पर आप लोग ए ऑप्शन को टिक करेंगे, बी, सी और डी गलत है। स्टूडेंट जो भी ए ऑप्शन को टिक करें, बिल्कुल सही टिक करें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था? वैशाली में, राजगृह में, पाटलिपुत्र में, सारनाथ में, कमेंट करिए। और महावीर स्वामी दोस्तों आप ध्यान रखेंगे 24वें तीर्थंकर हैं, 24वें तीर्थंकर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इनके बचपन का नाम बहुत पूछा जाता है, इनके बचपन का नाम आप कमेंट करेंगे। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ूंगा, इतना इजी क्वेश्चन है। बचपन का नाम आप लोग कमेंट करिए, सभी स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूं कि आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का जवाब देंगे। कमेंट करें, इनके बचपन का नाम क्या, जल्दी से, इनके बचपन का नाम क्या है? तो इन्होंने दोस्तों जो पहला उपदेश दिया था वो राजगृह में दिया था दोस्तों, राजगृह में दोस्तों, ठीक है। तो यहां से बी ऑप्शन आप लोगों के लिए सही जाएगा दोस्तों, ठीक है, बी ऑप्शन आप लोगों के लिए सही जाएगा दोस्तों, ठीक है। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ये बचपन का नाम आप लोग कमेंट करके जाएंगे, मैं सभी के कमेंट देखता हूं दोस्तों। क्वेश्चन 742, सातवाहन की जानकारी हमें निम्न में से किस अभिलेख से मिलती है? हाथी गुम्फा अभिलेख भारत का सबसे बड़ा अभिलेख है दोस्तों, ध्यान रखना दोस्तों। एहोल अभिलेख, घटियाला अभिलेख, इनमें से कोई नहीं, कमेंट करें। घटियाला अभिलेख दोस्तों कहां का है? जोधपुर का ना। एहोल अभिलेख का है, आप लोग कमेंट करेंगे। तो दोस्तों सातवाहन वंश की जो हमें जानकारी मिलती है वो हमें हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलती है। एक नासिक अभिलेख भी वहां से भी मिलती है, नासिक अभिलेख, ठीक है, यहां से भी जानकारी मिलती है। और एक और है नागटिब्बा अभिलेख, नागटिब्बा अभिलेख दोस्तों, अभिलेख, ठीक है। तो ये जो हाथी गुम्फा अभिलेख है दोस्तों, ये दोस्तों ध्यान रखें उड़ीसा के भुवनेश्वर में उदयगिरी की पहाड़ियों पर है दोस्तों। मैं यहां से यहां पे लिख देता हूं, उड़ीसा में ये कहां पर? उड़ीसा में उदयगिरी की पहाड़ियां, उड़ीसा में उदयगिरी की पहाड़ियां, उदयगिरी पहाड़ियों पर है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखना। एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 743, पेंशन विभाग ने हाल में ही सरकारी सेवानिवृत्त लोगों के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया, उसका नाम क्या है? कमेंट करिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहां से। रधि पोर्टल, हिंद पोर्टल, भविष्य पोर्टल, विकास पोर्टल, सभी स्टूडेंट्स कमेंट करेंगे। पेंशन विभाग ने हाल में ही सरकारी सेवानिवृत्त लोगों के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? सभी बच्चे बताएंगे।
क्या नाम है दोस्तों, जल्दी से बताएं। तो बिल्कुल सभी बच्चे सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। जिसने भी ए बी और डी टिक किया, गलत किया दोस्तों, सी ऑप्शन वाले बच्चे सभी राइट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, भाई चैनल पर जो भी स्टूडेंट पहली बार विजिट करें, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं जब भी यूट्यूब पर क्लास लेके आऊं तो यूट्यूब सबसे पहले नोटिफिकेशन भेजेगा आप लोगों को। पीतल की तस्करी में पैर रखकर नृत्य करने वाला प्रचलन किस शास्त्र नृत्य से है, बताइए। पीतल की तस्करी में पैर रखकर करने का प्रचलन किस शास्त्र नृत्य से? भारतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक या कथकली? कमेंट करें दोस्तों। कथकली दोस्तों आप सभी बच्चे, भारतनाट्यम तमिलनाडु का, तमिलनाडु का। पहले तो आप स्टेट लिख लीजिए। क्वेश्चन पूछा जाता है कि यह शास्त्र नृत्य किस राज्य से बिलोंग करता है। कुचिपुड़ी आपके आंध्र प्रदेश का है। और इनके इन स्टेट के आप लोगों को मुझे मुख्यमंत्री के नाम भी बताने पड़ेंगे दोस्तों। चीफ मिनिस्टर है ना। तमिलनाडु का सीएम कौन है दोस्तों, बताइए। कथक कहाँ का है? कथक का दोस्तों यूपी का दोस्तों, ठीक है। केरल एक ऐसा है जिसमें दोस्तों दो देखने को मिलेंगे, एक तो मोहिनीअट्टम और एक कथकली दोस्तों, ठीक है। तो ये केरल की है, सॉरी यूपी का, माफी चाहता हूँ दोस्तों, ये यूपी का है, ठीक है। यहाँ पर आप यूपी टिक करेंगे। कथकली आपके केरल की है, केरल टिक करेंगे, ठीक है मित्रों। एक क्वेश्चन एग्जाम में यह भी पूछा जाता है कि सदीर किस प्राचीन का नाम है, तो किस प्राचीन शास्त्र नृत्य का नाम है? ये सदीर इसी का नाम है, सदीर, ठीक है। तो मैंने आपको बोला कि इनके मुख्यमंत्री बताइए। तमिलनाडु के कौन है? एम.के. स्टालिन। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश के कौन है? जगत मोहन रेड्डी। यूपी के कौन है? योगी, सभी को पता है, योगी आदित्यनाथ। कथकली केरल, केरल के कौन है? पिनरई विजयन दोस्तों। सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, पिनरई विजयन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बोला पीतल की तस्करी में दोस्तों कुचिपुड़ी है दोस्तों। कथक आप सभी को पता है यूपी का, और राधा कृष्ण के गीत होते हैं दोस्तों इस नृत्य में। राधा कृष्ण के गीत पर आधारित है दोस्तों। कथकली में हाव भाव किया जाता है, ठीक है। इसमें नायक भी होते हैं दोस्तों और खलनायक भी होते हैं दोस्तों, ठीक है। इसमें खलनायक को क्या कहते हैं और नायक को क्या कहते हैं वो आप कमेंट करिए अगर आपको पता हो तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ये रीजनिंग का अंतिम क्लास का अंतिम प्रश्न है। रीजनिंग के साथ स्टार्ट हुआ और रीजनिंग के साथ ही खत्म हो रहा है ये क्वेश्चन, ठीक है। ये क्लास हमने क्लास को रीजनिंग से स्टार्ट करी और रीजनिंग से ही खत्म करी दोस्तों, ठीक है। KJLIMH गलत कोई नहीं करेगा। 100% में से 20% लोग इसको गलत कर देंगे। अगर ध्यान से करेंगे तो सही हो जाएगा। चलिए, KJLI आपको बीच की वैल्यू बतानी है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। K आता गुरुजी 11 पर, J आता गुरुजी 10 पर, L 12 पर, I 9 पर और H 8 पर, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, 11 से वैल्यू 10 हुई है, यहां से गुरुजी +1 हुआ है, बिल्कुल सही बात है। 10 से वैल्यू 12 हुई है, गुरुजी यहां पर +2 हुआ है। 11 से वैल्यू 10 हुई, -1 हुआ दोस्तों, ध्यान रखिए। माफी चाहता हूँ, यहाँ -1 होगा, ठीक है। यहाँ पर -1 करिए, -1 हो गया, ठीक है। यहाँ पर आप लोग -1 करेंगे, ठीक है। अब देखिए 12 से वैल्यू 9 हुई है, गुरुजी -3 हुआ है, यानी माइनस प्लस माइनस, आगे नंबर भी क्या आएगा? प्लस का आएगा। तो प्लस का हमें कितना, देखो हमने कितना प्लस करना है? 1 2 3, अब 4 प्लस करना है। 9 और 4 कितना होता है गुरुजी? 9 और 4 की बात करें तो ये 13 होता है। और आप सभी को पता है 13 पर क्या होता है गुरुजी? M आता है। क्या आता है? M आता है। और 14 पे N आता है, ठीक है। अब देखिए प्लस, उसके बाद -5 करिए, आपका सामने आंसर आ रहा है, यानी कि हमने क्वेश्चन सही किया है। तो यहाँ पर M को टिक करेंगे, M को टिक करेंगे। कितना शानदार क्वेश्चन था और मजा आ गया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में दोस्तों, ठीक है। तो आज की क्लास में आई होप कि आपको सभी को मजा आया होगा दोस्तों। बहुत ही शानदार कंटेंट था, मजा आ गया आज की क्लास में, ठीक है। तो मित्रों क्लास को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट जरूर करिएगा, और जो भी मैंने आपको स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछे हैं बीच बीच में, उनके जवाब भी करना दोस्तों। मैं सभी के कमेंट देखता हूं अंत में दोस्तों, ठीक है। और हाँ दोस्तों, आज हमने आरपीएफ की कौन सी क्लास कंप्लीट करी है दोस्तों? आज हमने आरपीएफ की कंप्लीट करी है दोस्तों, कौन सी? 37वीं क्लास कंप्लीट करी है। कौन सी क्लास कंप्लीट करी है दोस्तों? 37वीं क्लास। हमारा टारगेट कितना आप सभी को पता, 50 क्लासेस का। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इन 50 क्लासेस में से दोस्तों आपके एक भी क्वेश्चन बाहर ना जाए, ठीक है। और हमारी टीम पूरी कोशिश कर रही है दोस्तों आपके लिए टेलीग्राम चैनल पर दोस्तों 1000 क्वेश्चन की पीडीएफ, जी हाँ दोस्तों, पूरी पीडीएफ बनाई जाएगी 1000 क्वेश्चन की, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है दोस्तों, ठीक है। क्लास कैसी लगी कमेंट करिए। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी, लगता है ये कंटेंट आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो एक बार सभी स्टूडेंट्स क्लास को लाइक कर देंगे और अपने सभी मित्रों में इस क्लास को शेयर करेंगे। शेयर जरूर करेंगे सभी स्टूडेंट के साथ दोस्तों, ठीक है। आप भी पढ़िए और उन्हें भी शेयर करिए। चैनल पर भी पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दें, ताकि मैं जब भी क्लास लेके आऊं यूट्यूब पर तो यूट्यूब सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को ही भेजेगा दोस्तों। क्लास बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ मिलती क्लास की। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। क्लास का टाइम डेली 8 PM पर रहता है दोस्तों। 8 PM पर सभी बच्चे जुड़ेंगे।
कल हम दोस्तों यहीं पर इसी टाइम पर मिलेंगे, जुड़ना नहीं भूलेंगे। तब तक के लिए मित्रों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।